आज पहली बार मैं अपने डीएसए के नोट्स किसी ओपन प्लेटफॉर्म पे रिवील कर रहा हूं। जी हां, आज मैं आपको अपने डीएसए नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं और दो चीज आपको ध्यान रखना है जब भी आप डीएसए के नोट्स बनाएं। उन दो पॉइंट्स का ध्यान रखोगे तो आपके डीएसए के नोट्स बहुत बढ़िया बनेंगे। उसके साथ ही मेरे दो स्टूडेंट्स, उनके भी नोट्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी कि उनके इतने अच्छे नोट्स बने। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का पहला क्वेश्चन ही यही होगा कि भैया नोट्स बनाने ही जरूरी है, क्यों बनाऊं मैं नोट्स? ये नोट्स बनाने तो टाइम वेस्ट है भैया। मैंने कहा बात तो सही है, टाइम वेस्ट तो है। ये टाइम वेस्ट हमने बहुत टाइम बचाया था, कब? आईआईटी के टाइम पे, है ना। हमने नोट्स बनाए ही नहीं अच्छे से, ऐसी हवा में बना दिए और हमारा आईआईटी निकल गया। क्वेश्चनिंग पहले खुद से करो। देखो, नोट्स बनाना जरूरी क्यों है, खुद से बनाना क्यों जरूरी है, वो सोचो पहले। हम जो इंसान है, हम बिना सोचे कुछ भी देख सकते हैं। जैसे तुम इस वीडियो को देख रहे हो, बिना सोचे कुछ भी सुन सकते हैं और बिना सोचे बोल भी सकते हैं। पर मैं आपको गारंटी देता हूं, आप बिना सोचे कभी लिख नहीं पाओगे। जी हां, ये फैक्ट है। क्योंकि जब मैंने कोई लेक्चर देखा, अब मुझे उसके नोट्स बनाने, तो मैं खुद से रिकॉल कराऊंगा ना कि मैंने क्या क्या देखा है इस लेक्चर में। तो रिकॉल हो रहा है तो मैं सोच रहा हूं और तब उसको लिख रहा हूं। तो हमारे बड़े भी बोलते हैं कि भाई लिख लिख के पढ़ा करो, लिख लिख के पढ़ा करो। जब लिख लिख के पढ़ोगे तो भैया आपका रिजल्ट आना जरूरी है, आएगा ही आएगा आपका रिजल्ट। अब जब आप डीएसए नोट्स बना रहे हो तो उस टाइम पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जो दो चीजें मैंने आपको बताई, पहला जो हमारा होगा, आपको जो जो सामान मैं कह रहा हूं वो आपको लाना पड़ेगा। आपको पेन लाने पड़ेंगे, ठीक। आपको दो कॉपीज लानी पड़ेंगी, स्पाइरल वाली A4 शीट। और थर्ड, आपके पास कोई कंप्यूटर लैपटॉप जिसमें आप कोड कर पाओ। इन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट। पेन आपके पास 3 से 4 कलर के होने चाहिए। मैं 3 से 4 कलर क्यों कह रहा हूं? देखो, अगर आपकी राइटिंग खराब भी है ना, तो भाई अगर आप 3-4 टाइप के पेन से लिखते हो तो आपकी राइटिंग खुद ही सुंदर लगना शुरू हो जाएगी। मेरी राइटिंग खुद बेकार, और आपको रिवाइज जब आप करोगे फ्यूचर में तो आपको मन भी करेगा कि अच्छा हाँ मैंने अच्छा लिखा तो मैं पढ़ भी लेता हूं। आप याद करो ना कि जब हम किसी टॉपर के नोट्स लेते हैं, रिवीजन, जब हम सेमेस्टर एग्जाम की बात करते हैं, वहां तो एक रात पढ़ा, पास हुए, निकल गया अगले दिन। तो वहां पे जो टॉपर रहता है उसके नोट अच्छे रहते हैं, दिखने में भी अच्छे लगते हैं और हम रिवाइज भी कर लेते हैं। तो मैं वही आपको बोल रहा हूं कि अपना सबसे पहले अच्छे पेन आप खरीदो। अब जब मैं किसी टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो मुझे नोट्स कैसे बनाने? तो नोट्स बनाने से पहले आपको खुद से 3 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। WHW। पहले W का मतलब है व्हाई आई एम लर्निंग दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाउ वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और लास्ट W का मतलब होना चाहिए व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस टॉपिक। लास्ट वाला W आप लास्ट में जाके जब आप पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे तब आपको उसका आंसर मिलेगा। लेकिन इन पहले WH का मीनिंग आपको पहले ही पता चल जाए। भैया यार इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करो ताकि हमारी समझ में आ पाए। तो मैंने कहा चलो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं आप सबके लिए। मैंने आपको WHW बोला। पहला W का मतलब सिंपल है, व्हाई आई एम लर्निंग दिस टॉपिक। हम एरे का एग्जांपल ले लेते हैं, एरे का, ठीक। मान लो आज तक तुमने एरे पढ़ा नहीं जिंदगी में, कभी आज तक नहीं पढ़ा, कभी पढ़ा नहीं। तुमने C++ पढ़ ली, ठीक है, थोड़ा बहुत तुम्हें पता है वेरिएबल क्या है, लूप्स वगैरह क्या है, ये तुम्हें आता है। अब तुम्हारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आई। मान लो तुम्हें 10 नंबर स्टोर कराने, 10 नंबर स्टोर कराने, तो आप 10 वेरिएबल ले लोगे ऐसे, इंटीजर A B C अप टू ऐसे करके 10 ले लिए मान लो आपने स्टोर करा दिए। अब उसके बाद आपको बोला यार अब तुझे ना 1000 वेरिएबल स्टोर कराने, 1000 नंबर स्टोर कराने। फिर तुम क्या करोगे? 1000 वेरिएबल बनाओगे क्या? 1000 वेरिएबल। अब उनको नाम दे रहे हो आप A B C D, ऐसे करते करते फिर नेम फेम ऐसे करते हो, आप उसको नेमिंग दे रहे हो। तो यार ये मुझे लगा यार ये इफेक्टिव वे नहीं है। मैं कहां से 1000 नेम सोच भी सकता हूं? अब फिर अगर मुझे कोड में यूज करना हो उन सबको कि किसका मतलब क्या है, वो भी मेरे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन जाएगी। तो हमने बोला यार इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बोला यार एक काम कर सकते हैं हम, हमारे लिए ना नंबर के साथ डील करना थोड़ा आसान होता है कि मैं अगर उनको नाम दे दूं 0 1 2 3 4 ऐसे करके, तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने कहा बात तो सही है, पर वैल्यू का नाम 0 1 2 हम लिख नहीं सकते। तो हमने बोला यार तो उस प्रॉब्लम को कुछ ऐसा हम कर सकते हैं कि A0 A1 A2 A3 और अप टू A1000 ऐसे करके नाम लिख सकते हैं। ये नेमिंग मुझे आ गई लिखनी। अगर मैं ऐसे करके उन्हें नाम दूं तो नामिंग वाला तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नेम मैं उनको ऐसे दूंगा तो मेरे लिए आसान होगा। होगा नहीं होगा नेम देना, अब मुझे पता रहेगा। अब अगला तरीका ये है इसी का कि अगर मैं ऐसे करके भी नाम देता हूं, ऐसे करके भी, तो फिर भी मुझे 1000 बार इन्हें लिखना पड़ता नहीं लिखना पड़ता। तो हमने यहां पे सोचा यार कुछ हम ऐसा बनाते हैं कि ये 0 1 2 3 4
खुद ही क्रिएट हो जाए, खुद ही क्रिएट हो जाए, खुद ही किसी नंबर से क्रिएट हो जाए। अगर मैं एक लूप चला दूं तो ये 0 1 2 खुद क्रिएट हो जाए और ए नाम फिक्स रहे, मतलब ए कांस्टेंट है और यहां पे ये 0 खुद आ जाए, 1 खुद आ जाए, 2 खुद आ जाए। तो ए 0 1 2 को तब जाके हमने एरे की ओर जंप करा। तब हमें लगा यार एक एरे हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, ठीक है, एरे टाइप का, ठीक, कि मैंने इंटीजर बना दिया एरे टाइप का, मुझे 1000 नंबर की जरूरत है तो मैंने 1000 लिख दिया, इसने मेरा 1000 साइज का एरे बना दिया। अब इसमें A0 मतलब यही होगा, A1 मतलब यही होगा, A2 मतलब ये होगा, A3 मतलब ये होगा। तो मुझे को नेमिंग देना भी आसान हो गया और उनके अंदर अगर मुझे किसी डेटा को स्टोर कराना तो मुझे पता मैं इनके अंदर करा दूंगा। ये चीजें मुझे बार बार नहीं लिखनी पड़ी, जो मुझे पहले लिखनी पड़ी थी A0 A1 A2 करके लिखनी पड़ी थी, वही लॉजिक मैंने यहां पे यूज करा, ऐसे करके मैंने एरे बना दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, मुझे पता चल गया नेमिंग वाला मैंने सॉल्व कर दिया, मुझे 1000 वेरिएबल बनाने की अब जरूरत नहीं है, मैं एरे से उसको कर सकता हूं, ये तरह उन्हें आइडिया लग गया। अब अगला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हाउ वी हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम। नाम देना तो मुझे आ गया, ठीक, अब इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो कैसी रही होगी उसके बारे में मुझे सीखना है कि कैसे जो डेटा आ रहा है उसको मैं कहां स्टोर कराऊं, हाउ वी हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम ने एरे से ही सॉल्व करी है। हमने क्या करा, जो भी डेटा आ रहा है सबको एक लोकेशन पे ही डाल दिया कि पहले A0 इसको बोल दिया, A1 इसको बोल दिया, A2 इसको बोल दिया, ऐसे करके मैंने डेटा स्टोर करा दिया एक साथ ही, ताकि मुझे फैच करने के लिए इजी रहे, ऐसे करते हुए। तो आपने यहां पे क्या सीखा, क्या प्रॉब्लम क्या थी, हमने इसको सॉल्व कैसे किया, रियल इंप्लीमेंटेशन उसका ऐसे था, ठीक, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम किसी फ्यूचर की वीडियो में कर रहे होंगे। तो मुझे ये समझ आ गया। अब अगला जो लास्ट W है आपका, उसका मतलब क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ एरे, एरे की क्या लिमिटेशन हो सकती है। अब मान लो ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, आपने एरे बनाए, ये एरे ने इतनी जगह ली मेमोरी में, इस एरे ने इतनी ली, इसने इतनी ली, ठीक है, इसने 10 ली, इसने 15 ली, इसने कितनी ली, इसने 12 ली, इधर 2 बची हुई है, ये 4 बची हुई, इधर 1 बची हुई है, 2 4 6 एक साथ, ऐसी आपकी मेमोरी बची हुई है। अब कोई फ्यूचर में आता है, उसे 7 एलिमेंट स्टोर कराने, 7 एलिमेंट स्टोर कराने, उसने देखा एरे में तो कंटिन्यूअस वे में होते हैं, लेकिन यहां पे 1 4 और 2 ये लोकेशन अभी खाली है, अगर इनको मैं कुछ तरीके से यूज कर पाऊं तो शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब वहां से कॉन्सेप्ट देना होता है लिंक लिस्ट का, ऐसे करके पढ़ो जो मैंने अभी आपको बताया WHW वाली, यहां से आपको समझ आएगा कि लिंक लिस्ट की जरूरत पड़ी। उसके बाद के जो फर्दर टॉपिक है उनको ऐसे कवर करो। तो पहले जो आप नोट्स लिखोगे इसी ऐसे ही बनाते हुए लिखोगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। अब जब आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ रहे हो, वीडियो देखो, नोट्स खुद से बनाओ, किसी से लेने की जरूरत नहीं है, खुद बनाओ, जो समझ आ रहा है वो लिख दो और उसके बाद उसको ड्राई रन करना स्टार्ट करो। ड्राई रन करना मतलब, ड्राई रन का मतलब पहले उसका डायग्राम बनाओ, ठीक है, अप्रोच देखो, ठीक है, अगर मैं सॉर्टिंग कर रहा हूं तो सॉर्टिंग के आपके पास सारे डायग्राम होने चाहिए, ऐसा नहीं मैं ऊपर नीचे कुछ भी कर दे रहा हूं। उसके बाद क्या करना है, जब आपने ये सब कर लिया उसके बाद आपको करना है कोड को, जो भी आपने देखा उसके नोट्स बनाओ। जब भी आप नया टॉपिक पढ़ लो, आपको दे लगा कि यार ये टॉपिक मैंने जिंदगी में पहली बार पढ़ा है, उसके नोट्स बनाना स्टार्ट करो, जो समझ आ रहा है वो लिख दो, उसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम से आपकी विजुअल पावर बढ़ती है, डायग्राम बनाओगे आराम से उसको विजुअल कर पाओगे। उसके बाद जो भी चीज आप कर रहे हो, मान लो आपको सॉर्टिंग का करना है तो उसको विजुअलाइज करना शुरू करो, उसको बिल्कुल ड्राई रन करके देखो कि मेरा लूप चल रहा था, इस लूप की फर्स्ट इटरेशन में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, इस तरीके से आपको करना है और हर चीज का आपको नोट्स ही मिलना। अगर आपको लगा कि आपने कुछ नया टॉपिक सीखा है, बाइनरी सर्च मैंने नया टॉपिक सीखा है या फिर कोई नया क्वेश्चन है जो मैंने पहली बार देखा उसको सीखा, तो उसके नोट्स बनाओ और उसके साथ ही एक फोल्डर बनाओ अपने लैपटॉप पे जहां पे आप एक्चुअल में कोड लिख रहे होगे। कोड आप कॉपी में लिखोगे, इसमें भी लिखोगे, पर कॉपी में मैं सारे कोड नहीं लिखूंगा जितने भी क्वेश्चन मैंने आज तक किए, कॉपी में सिर्फ वही कोड होंगे जो मैंने आज तक नए कॉन्सेप्ट पढ़े, और लैपटॉप में आप सारे कोड लिख रहे होगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने इफेक्टिव आप बनते जाओगे। भैया आपने कहा था 2 कॉपी, दूसरी कॉपी का क्या काम है, मैंने कहा वो रफ वर्क करने के लिए। रफ वर्क करने के लिए मतलब आप कई बार अलग अलग एज केसेस में अपने क्वेश्चन का जो भी आपने सॉल्यूशन लिखा है उसको टेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको रफ वर्क के लिए कॉपी चाहिए होगी, वो आप अपनी रफ कॉपी में करोगे। प्राइमरी कॉपी में सिर्फ नोट्स बनेंगे, लिमिटेड बनेंगे, ताकि फ्यूचर में मैं उसकी हेल्प से रिवाइज वगैरह कर पाऊं। आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और जब आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई से क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, उसके बाद आपको अल्टरनेटिव अप्रोच भी देखनी है क्वेश्चन की कि दूसरा इंसान कैसे सॉल्व कर रहा है। आप मैक्सिमम टाइम जो कोड लिख रहे होंगे, जीएफजी, लीड कोड या फिर कोड सैप, कोड फोर्सेस, इनमें ही लिख रहे होंगे, तो वहां पे आपको अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी उनके देखने चाहिए, ताकि आपको अगर कोई ऐसा लगता है कि यार जिस मेथड से मैं कर रहा था उससे बेटर अप्रोच उनके पास है तो उसको करो। और अपने नोट्स ऐसे बनाओ कि पहले मैं ब्रूट फोर्स लिखूं,
ठीक है, फिर उसको ऑप्टिमाइज करते हुए फिर सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, ऐसे करके आगे बढ़ो। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, मैं नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन के लिए आपको करने की जरूरत है। जब आप एक बार ग्राफ और डीपी में पहुंच जाएंगे तब आपको ब्रूट फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि आपको पता कि इसको तो मैं ब्रूट फोर्स से सॉल्व कर ही दूंगा, ऑप्टिमाइज अप्रोच से कैसे करूं। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, एरे वगैरह कुछ भी, वहां पे आप ब्रूट फोर्स वगैरह भी लिखो। अब जो वीडियो का सेकंड पॉइंट है वो है रिवीजन। मैंने कहा था दो ही चीजें आपको करनी है, सेकंड है रिवीजन। रिवीजन मस्ट है आपके लिए, क्योंकि जितना ज्यादा किसी चीज को रिकॉल करोगे तो उतने बेहतर आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। आजकल जो एडवर्टाइजमेंट होती है, आपको कोई चीजें दिखाई जाती है बार 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 बार, आपको लगता है अच्छा अब आपको किसी ब्रांड का नाम ही याद हो गया, तो अगर आप किसी चीज को बार बार पढ़ोगे तो शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएंगे। अब रिवीजन कैसे करें? मैंने कहा वीकली संडे को आप रिवीजन के लिए रखिए अपने, संडे को मुझे रिवाइज करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है पहले दिन आपको 4, 5, 6 घंटे लग सकते हैं, लेकिन जब मैं बार बार रिवीजन करूंगा तो वही टाइम घट के 1.5-2 घंटे हो जाएगा एक टाइम के बाद, भले आपके नोट्स बढ़ रहे हैं। और रिवीजन का दूसरा तरीका यह भी होगा कि इन फ्यूचर अगर आपको कंपनी स्विच करनी हो, कुछ भी करना हो, वहां पे भी आपका रिवीजन आपको हेल्प करेगा कि यार क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट याद है, आपने नोट्स बनाए हुए हैं, आपको पता है आपने क्या पॉइंटर कहां पे लिखे, ये यहां पे आपकी अच्छे से हेल्प होगी। तो नोट्स खुद के खुद बनाएं, दूसरों के नोट्स कॉपी मत करें। कई बार मैं देखता हूं दूसरे के नोट्स पे शॉर्ट फॉर्म बहुत ज्यादा लिखी हुई रहती है, हमें समझ ही नहीं आता। ये मत सोचो मेरी इंग्लिश खराब है तो कैसे, अरे कोई जज नहीं कर रहा, तुम्हारे नोट्स खुद के पास होगा ना, क्यों दे रहे हो दूसरे। तो आज मैं आपको अपने स्टूडेंट के पहले नोट्स दिखाता हूं। पहले तो अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊं, एक स्टूडेंट ने ऐसे नोट्स बनाए, बताइए कितने डिटेल नोट्स। यहां पे मैं गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, पर इनके भरोसे मत बैठना, क्योंकि ये सिर्फ इन बच्चों की मेहनत है, ये आपके लिए एग्जांपल है। तो देखो इन्होंने एक टॉपिक करा है वीक 9 9वें हफ्ते का, लर्न डीएसए विद C++। पहले इन्होंने डायग्राम बनाया है बिल्कुल प्रॉपर, ठीक, उसको एक्सप्लेन कराया खुद से, फिर आगे डायग्राम, उसके बाद कोड पार्ट। तो यार अगर कोई इतनी डिटेलिंग में कुछ चीजें कर रहा है तो बताइए उसके समझ आएगा नहीं आएगा, उसके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर होंगे जब उसने ये डायग्राम बनाए होंगे, ये डायग्राम। तो आप ऐसे करके भी नोट्स बना सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी। सेकंड स्टूडेंट की मैं आपको दिखाता हूं, उसने बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स बनाए जो मैं भी बनाता था। इस हैंड रिटन नोट्स को देखो, इंट्रोडक्शन लेक्चर फर्स्ट से स्टार्ट है, बिल्कुल प्यारे लग रहे हैं, 2 कलर कॉम्बिनेशन उसने यूज कर रखे हैं और बिल्कुल नोट्स बिल्कुल प्यारे लग रहे हैं। आप 3-4 कलर भी यूज करोगे ना, कैसे यूज करने, पेन खोल के रख दो और जो पेन हाथ में आ रहा है उससे लिख दो, बस यही है। ये देखो कितने बेहतरीन नोट्स बनाए। अब मैं आपको दिखाऊंगा अपने नोट्स जो मैंने कब बनाए थे, 2020 के अराउंड। मेरे नोट्स ये रहे, प्रोग्राम प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग सी। देखो अगर आप देख पा रहे होगे, ये मेरे एल्गोरिथम के नोट्स हैं। ये फोटो किसने क्लिक करी, मेरे दोस्त ने करी थी, ठीक, क्योंकि उसे पढ़ना था, उसने करी थी, पर मैंने कभी ये फोटो क्लिक नहीं करी, मैंने उसी से मांगी थी फोटो। तो मैं वही कह रहा हूं यार, दूसरों के नोट्स के भरोसे मत बैठो, खुद के नोट्स खुद बनाओ। अब मेरा डेटा स्ट्रक्चर के नोट्स ये रहे। इसमें तो बहुत ही गंदी राइटिंग है, आप देख पा रहे हो राइटिंग गंदी है इसमें, लेकिन यहां पे मैं स्टार्ट कर रहा था, यहां पे मैं क्या कर रहा था, स्टार्ट कर रहा था, पहला ही सब्जेक्ट मेरा ये था, तो यहां पे मैंने ज्यादा कलर के यूज नहीं कर पाया। लेकिन जब मैंने डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाए, वहां पे मेरी जो इंप्रूवमेंट हुई वो बहुत ज्यादा हुई। आई थिंक आज की वीडियो देख के आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, उसको ड्राई रन सब कुछ करना है आपको, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। WHW जो मैंने आपको बताया उसका अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता बाप नोट्स बनाने। इस बात का याद हमेशा रखना। तो मिलता हूं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.